हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग भूगोल का चैप्टर दूसरा कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इसका आंसर क्या होगा? चावल। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन। चावल है। चावल क्या है? चावल खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? गेहूं। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि क्या चीज प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन है? इसका आंसर होगा धान। निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो कपास। धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है। कौन सा? इनमें से सभी। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तीन में से सभी। निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? इसका आंसर होगा राजमा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। औस प्रकार है। औस प्रकार है क्या जी का? धान का। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? कौन है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। निम्न में से कौन रोपण फसल है? निम्न में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल कौन है? तीन में से सभी। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? इसका आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्र में। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ फसल। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? भारत में सर्वाधिक फसल पे किस क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? इसका आंसर होगा चावल। आलू किस प्रकार की फसल है? आलू किस प्रकार की फसल है? तो रबी। अब हम इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के अंतर्गत एक पैकेज लाई गई। 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के अंतर्गत एक पैकेज लाई गई, जिसमें गेहूं में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उत्पादक प्रयोग कर खाद्य पदार्थ में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुआ। खाद्य सुरक्षा में क्या हुआ? यह मील का पत्थर साबित हुआ। इस क्रांति को आगे बढ़ाने में सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया। हरित क्रांति से फसल के पैदावार में काफी वृद्धि हो गई।
हरित क्रांति से फसल के पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गई। इससे साधन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। इससे क्या है, साधन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। व्यापारिक कृषि और व्यवहारिक कृषि में अंतर बताइए। व्यापारिक कृषि और व्यवहारिक कृषि में अंतर बताइए। व्यापारिक कृषि, फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है। फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। रोपण कृषि ही व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि ही व्यापारिक कृषि है। जैसे चाय, कहवा, गन्ना तथा केला आदि। निर्वहन कृषि, किसान लकड़ी के बने हल, कुदाल एवं खुरपी द्वारा उपज करता है, जिससे पैदावार बहुत ही कम होती है। जिससे क्या होता है, पैदावार बहुत ही कम होती है। जमीन की जुताई जैसे तैसे की जाती है। जमीन की जुताई क्या है, जैसे तैसे की जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, काफ़ी कम होता है। यह सिर्फ अपने निर्वाह के लिए खेती करता है। यह क्या है, अपने निर्वाह के लिए खेती करता है। इसीलिए इसे निर्वाह कृषि या परंपरागत कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि या परंपरागत कृषि कहते हैं, जैसे धान, गेहूं तथा साग सब्जी आदि। गेहूं की भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखिए। गेहूं की भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखिए। यह जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। यह क्या है, जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है। पकते समय क्या है, इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा आगे के लिए समान रूप से विपरीत 50 से 70 सेंटीमीटर आगे के लिए समान रूप से विपरीत 50 से 70 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी चाहिए और सिंचाई की सहायता से दोमट मिट्टी चाहिए और क्या है, सिंचाई की सहायता से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण के किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, या मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन, दलहन पौधे की खेती के लिए द्वारा पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है। इसे क्या है, तिलहन, दलहन पौधे के प्राप्ति के लिए पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। इससे क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। भारत की 70% आबादी रोजगार और आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 22% ही है। फिर भी बहुत सारे उद्योग को कच्चा माल कृषि उत्पादन से ही मिलता है। कच्चा माल क्या है, कृषि उत्पादन से ही मिलता है। कृषि उत्पादन से ही देश की इतनी बड़ी संख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। कृषि उत्पादन से ही देश की इतनी बड़ी संख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। अगर ऐसा ना हो तो खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा। अगर ऐसा क्या हो ना हो तो खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा। कृषि के अनेक उत्पादों में भारत विश्व में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। कृषि के अनेक उत्पादों में भारत विश्व में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। अनेक कृषि उत्पादों का भारत निर्यातक है। अनेक कृषि उत्पादों का भारत क्या है, निर्यातक है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।
कृषि ने अनेक उद्योगों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। कृषि ने अनेक उद्योगों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं। कपास उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं: औसत मासिक तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, पाला रहित काली मिट्टी सर्वोत्तम तथा सस्ते पर्याप्त श्रमिक। उपयुक्त सभी भौगोलिक दशाएं महाराष्ट्र में उपलब्ध है। उपयुक्त क्या है? सभी भौगोलिक दशाएं महाराष्ट्र में उपलब्ध है। भारत की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? भारत की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताइए। नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताइए। नकदी फसल ऐसे फसल जिसमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसे फसल जिसे में फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे गन्ना। रोपण फसल बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि। बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग, बड़े बड़े कार्य, आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी बतलाई जाती है, जैसे चाय, रबड़, केला आदि। भारत की दो नकदी एवं दो रेशे वाली फसलों के नाम बताएं। भारत की दो नकदी एवं दो रेशे वाले फसलों का नाम बताएं। भारत की दो नकदी फसल गन्ना, तंबाकू तथा धान आदि। भारत की दो नकदी फसल गन्ना, तंबाकू तथा धान आदि। भारत की दो रेशेदार फसलें पटसन, जूट आदि हैं। रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। रबी और खरीफ फसल में निम्नलिखित अंतर है। रबी और खरीफ फसल में निम्नलिखित अंतर हैं। रबी फसल, खरीफ फसल। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। रबी फसल क्या होता है? मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। जबकि खरीफ फसल, यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू होती है। मानसून ऋतु के क्या है? आगमन के साथ ही शुरू होती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, चना, जौ, सरसों और अलसी आदि हैं। इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और पटसन आदि हैं। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक सिंचाई, उर्वरक, शीघ्र पकने वाली तथा अधिक उपज देने वाली फसलों के उन्नत बीज, कृषि का यांत्रिकीकरण तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग है। शस्य गहनता को कौन कौन प्रभावित करता है? तो इसका मुख्य कारक है सिंचाई, उर्वरक, शीघ्र पकने वाली तथा अधिक उपज देने वाली फसल के उन्नत बीज, कृषि का यांत्रिकीकरण, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। शस्य गहनता निवेश उपयोग पर। शस्य गहनता निवेश उपयोग पर निर्भर करती है। जहां निवेश उपयोग अधिक होगा वहां शस्य गहनता अधिक होगी, और जहां निवेश उपयोग कम होगा वहां शस्य गहनता भी कम होगी। बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? सरकार विभिन्न कार्यक्रम जो गरीबों की सहायता के लिए चलती है। सरकार विभिन्न कार्यक्रम जो गरीबों की सहायता के लिए चलती है तथा आपदा के समय उपयोग के लिए जो अनाज संग्रह करके रखती है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। यह कार्य भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होती है। यह कार्य क्या है? भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होती है। रोपण कृषि को एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। रोपण कृषि को एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। अथवा क्या है? कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर
श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, बृहद पैमाने पे श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखाने में किया जाता है। सर्वोच्च कृषि से क्या अभिप्राय है? सर्वोच्च कृषि से क्या अभिप्राय है? सर्वोच्च कृषि एक तकनीक है जिसमें किसान एक समग्र और संतुलित खेती प्रणाली को अपनाते हैं। इस प्रकार की कृषि में किसान उन सामग्री का उपयोग करते हैं जो खेती की उपज और मिट्टी के संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के निदान हेतु किन्हीं दो उपायों को उल्लेख करें। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से सुलझाया जा सकता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से सुलझाया जा सकता है। वन रोपण या पेड़ पौधों को लगाकर अधिक वर्षा वाले और मरुस्थलीय भागों में भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। भूमि निम्नीकरण को क्या कम किया जा सकता है। चारागाह भूमि का उचित प्रबंधन करके भी भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।